हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज का लेक्चर हम लोग का रहेगा मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग को बेसिक से पूरा अच्छे से कवर हो चुका है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट का निचोड़ एकदम बताए, मतलब कि इस तरह से बताए हैं ना, और एग्जाम्पल भी इस तरह तरह का दिया हुआ है ताकि आप लोग समझ सके। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते होंगे तो मेरा बात सुनिए, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर मेरी बात नहीं सुनते होंगे, लेक्चर नहीं देखते होंगे, तो फिर उसका तो हम कोई इलाज नहीं बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ना, हम मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है कि एकदम बेसिक से कंटिन्यू पढ़ाते हैं, और मेरा लेक्चर हमेशा बड़ा बड़ा मिलेगा। हम 10 मिनट और 20 मिनट में हम कोई कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा पीछे वाला लेक्चर, ताकि वहां से आप लोगों को और कुछ समझ में आए। तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक ना, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है? जैसे ना, इक्विलिब्रियम मतलब आप लोग कुछ पढ़े होंगे, संतुलन करना। संतुलन मतलब कि बैलेंस करके रखना, पढ़े ना? अरे चलो, बैलेंस है मतलब कि अगर ये देखिए, ये अगर ऐसे रह जाए तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे कि ये बैलेंस हो गया ना, बैलेंस। यानी यही जो बैलेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हम लोग का आम बोल चाल में अगर बोला जा रहा है तो ठीक, अच्छा बैलेंस कर दे, मतलब दोनों करे बराबर कर दे, वह क्या है? वही चीज है इक्विलिब्रियम, और उसके अलावा और कुछ नहीं है इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अच्छा बैलेंस कैसे होता है? जैसे ना आप लोग तराजू देखे होंगे, तराजू में देखते होंगे ना कि ऐसे ऐसे तौलते हैं, एक इधर लगा हुआ रहता है पलड़ा 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 पलड़ा, हाँ, और एक होता है इधर लगा हुआ रहता है। और जब उसको तराजू, अब तो डिजिटल हो गया, लेकिन हम लोग पुराना जमाना का आदमी, ओहो नहीं, नया जमाना का। तो जब इसको आप लोग लेते होंगे ना, ऐसे तो देखते होंगे ना कि इन्हू और इन्हू दोनों करे बराबर हो गया, और थोड़ा सा भी कहीं तरफ कुछ भी बटखारा होता है ना, जो तौलने वाला होता है, उसको रखते होंगे तो एक तरफ डाउन हो जाता होगा। लेकिन बटखारा भी हटा दिए हैं, अभी ऐसे टांगले हैं, तो देखिएगा ना कि दोनों करे का जो लेवल है ना, दोनों करे का लेवल सेम रहता है, इक्वल रहेगा एकदम। दोनों करे का लेवल ना एने ना एने, और अगर एने ओने हो जाएगा तो बोलिएगा अरे डंडी मार रहा है, डंडी मार रहा है। तो नहीं, और क्या रहता है? और लेवल में रहता है। तो वो जो लेवल हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस में है वो, बैलेंस में। और वो जो बैलेंस वर्ड हम लोग यूज करें, उसी को अगर हम लोग फिजिक्स में या फिर साइंस के टर्म में बोला जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि एकदम सब जगह समान फोर्स लग रहा है, यानी जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना इधर से, जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है ऊपर से फोर्स लग रहा है, एकदम आराम से अस्थिर है एकदम। न कहीं एने झुक रहा है, न एने झुक रहा है, न कहीं गोले गोले ऐसे घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न तो गोले गोले घूमने के लिए बताए थे, उसको क्या बताए थे? मूवमेंट। न तो मूवमेंट हो रहा है, न कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लग रहा है, सब एक दूसरे के साथ बैलेंस है। उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बस अभी हम क्या है? एकदम रेस्ट में, एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ना एने हिल रहा है ना एने हिल रहा है, ना ऐसे हिल रहा है ना ऐसे हिल रहा है, कहीं ना एकदम सीधे। जितना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रहता है, सारा चीज क्या रहता है? एकदम इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर देखिए, ये हम लोग ऐसे करके रखे हैं, तो ये क्या है? एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ना हिल डोल ना मोमेंट, इधर उधर कुछ नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। और जैसे इक्विलिब्रियम या बैलेंस, जैसे ये जैसे देखिए, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट करके। ये देखिए, ये है ऐसे, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये ऐसे ऐसे झूल रहा है। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं है इक्विलिब्रियम में। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये बॉडी तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास क्या है? मोमेंट है।
मूवमेंट यानी देखिए गोले गोले घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में नहीं, भले ही अपना पोजीशन पे इधर उधर हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कुछ कंडीशन है, तो वो सब पहले हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आखिर बॉडी में क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है यानी बैलेंस में है, और क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वो सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं यहां से। अब देखिए सबसे पहले ना इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखते हैं कि रियल में इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है। तो रियल में इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि नीचे से जितना फोर्स लग रहा, देखिए नीचे से जितना फोर्स लग रहा है, नीचे से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर से लगना चाहिए। यानी इक्विलिब्रियम कब हो सकता है कि दोनों तरफ समान फोर्स लगे, यानी एनहू से दबा रहे हैं और अभी दिखाते, एनहू से दबा रहा है, एनहू से दबा रहा है, क्या कर रहे हैं, दोनों करे से समान, देखिए इधरों से फोर्स लगा रहे, इधरों से फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला सामने बिक देगा, इससे नहीं, एनहू से फोर्स लगा रहे, एनहू से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोर्स दोनों करे से लगा रहा है, दोनों करे समान फोर्स लगा रहे हैं, न तो ज्यादा एक दिन में फोर्स लगाएंगे तो इससे नहीं हो जाएगा, एने से इस साइड से ज्यादा लगाएंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, तो दोनों करे से क्या कर रहे हैं, समान फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इक्वल लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का डायरेक्शन क्या है, एगो का डायरेक्शन एने है तो एगो का डायरेक्शन एने, यानी दोनों का डायरेक्शन उल्टी रहता है आगे पीछे, यानी एक का डायरेक्शन इधर से तो एक डायरेक्शन इधर से, तभी वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम फिर वो इक्विलिब्रियम में वो नहीं रहेगा। क्या करते होंगे ना, एगो बेंच ले लेते होंगे, और आप लोग कॉलेज में जाते होंगे ना, तो अभी तो नया नया कॉलेज मिला होगा आप लोग को, और नया नया बेंच होगा, तो इसे नहीं कीजिएगा, पुरान हो जाएगा तो कीजिएगा, पुरान हो जाएगा तो चलेगा। एने से एगो धक्का दे रहा है, उन्हों से एगो धक्का दे रहा है, तो दोनों करे देखिएगा पूरा जो ताकतवर होता है ना वो पूरा होने की देता, और नहीं तो क्या है कि पूरा एकदम दोनों करे से पूरा जोड़ लगे लेता। नहीं तो आप लोग ये खेलते होंगे ऐसे करके, होता है ना, एक एने से हाथ जोड़ा लेगा, का उसको बोलते हैं ऐसे मुक्का, एकदम गिराओ, तो इन्हें गिराओगे इन्हें गिराओगे, तो वहां पे देखिएगा कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि ये तन को हाथ हिले नहीं लगता, एकदम बैलेंस में हो जाएगा, पूरा एकदम बैलेंस में हो जाएगा, और बैलेंस में एकदम पूरा हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो क्या है, एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी इहो एनएस फोर्स लगा रहा है, इहो एनएस फोर्स लगा रहा है, देखिए दोनों करे से समान समान फोर्स लगने लगता है उस सिचुएशन में, जिस समय वो हिलता नहीं है, और डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन अपोजिट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस में है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी वो रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम मतलब वो बैलेंस में है। ठीक, जैसे देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम संतुलन, बैलेंस। देखिए बोलता क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, और उस डिफरेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स इज जीरो, और कोई भी एक बॉडी पर, यानी देखिए एक बॉडी है, इस बॉडी पर जितना डिफरेंट पार्टिकल्स लग रहा है फोर्स, इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, और सब का रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट क्या, वो जो इस पार्टिकल्स पे, ये पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स पे डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, और इस डिफरेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो के इक्वल हो रहा है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल हो रहा है, इस पार्टिकल्स पे जीरो फोर्स लग रहा है, वही बोल रहा है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी दोनों करे से फोर्सवा लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, यहाँ डिफरेंट फोर्सेस का तो रिजल्टेंट होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इक्वल है। उस सिचुएशन में क्या हम लोग बोलेंगे कि द पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों तरीका का, दोनों तरफ से फोर्स सेम लग रहा है, बराबर लग रहा है, भले डायरेक्शन अलग अलग है। उस सिचुएशन में ये पार्टिकल्स क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में यानी रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम में उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक, सच ए सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो, सच ए ऐसे जितने भी सेट ऑफ फोर्सेस होते हैं, जितने भी बलों के समूह होते हैं, उस सबका रिजल्टेंट जीरो होता है, सबका रिजल्टेंट जीरो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ठीक, अब देखिए कैसे जीरो हो रहा है वो देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 6 न्यूटन लग रहा है, 7 न्यूटन लग रहा है, इधर 1 न्यूटन लग रहा है। सेम चीज इधर क्या लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन लग रहा है, 7 न्यूटन लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। अब दोनों तरफ का रिजल्टेंट निकाल के मतलब ओवरऑल फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं डायरेक्शन के साथ। तो देखिए एनएस कितना फोर्स लग रहा है, 6 5 11 11 और 7 18 18 1 19 न्यूटन एनएस से लग रहा है। और एनओ से कितना लग रहा है, 7 1 8 8 7 1 8 6 14 14 5 19 न्यूटन एनओ से लग रहा है। तो देखिए तो 19 न्यूटन एनओ लग रहा है, 19 न्यूटन एनओ लग रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, एक का +19 एक का -19, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बराबर 0। रिजल्टेंट बराबर 0 होगा। ये प्लस माइनस क्यों लिए, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग था, एक तरफ का प्लस लेते तो दूसरी तरफ का माइनस। उस सिचुएशन में क्या है कि बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, यानी बॉडी इज इन क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। वही फिर से डिफिनेशन देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल से 0, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कोई भी पार्टिकल्स पे 0 आ रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कोई भी पार्टिकल्स पे 0 आ रहा है, तो द पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो पार्टिकल्स पे नंबर्स ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, जिसके चलते वो पार्टिकल्स क्या है, रेस्ट में है। सच ए सेट ऑफ फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट 0 आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, सच ए सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट 0 आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि बैलेंस करना। अब इक्विलिब्रियम के बाद एक चीज आता है इक्विलिब्रिएंट। इक्विलिब्रिएंट क्या होता है, ये देखिए, इक्विलिब्रिएंट क्या होता है ना कि वो जो कोई भी ऑब्जेक्टवा को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो नीचे से सपोर्ट लगाया जाता है ना, नीचे जैसे ई है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हवा में तो रह नहीं सकता इक्विलिब्रियम, तो इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए नीचे से हम लोग क्या करेंगे, इसे सपोर्ट लगाएंगे। तो ये जो नीचे से सपोर्ट लगा रहे हैं ना जो फोर्स, वही फोर्स क्या कहलाता है, इक्विलिब्रिएंट कहलाता है। ठीक, यानी जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करके उसको बैलेंस में बना के रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट। अब देखिए क्या है कि द फोर्सेस विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रिएंट। इक्विलिब्रिएंट किसको बोलते हैं कि विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, जितना भी सेट ऑफ फोर्सेस रहता है उस सेट ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जितना हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में या नीचे से सपोर्ट या अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी फोर्स हम लोग लगाते हैं, जितना भी अपोजिट फोर्स लगाते हैं, वही सब फोर्स का क्या कहलाता है, इक्विलिब्रिएंट कहलाता है। यानी वही सब जो फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट। वही बोलता है द फोर्सेस विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, यानी विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, जितना भी सेट ऑफ फोर्सेस हम लोग लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रिएंट बोलते हैं। इफ इक्विलिब्रिएंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, देखो यहां पे देखिए, इफ इक्विलिब्रिएंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स इज इन मैग्नीट्यूड। देखिए इक्विलिब्रिएंट किसको बोल रहे हैं, इक्विलिब्रिएंट उसी को बोल रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है। इक्विलिब्रिएंट मतलब एक तरह का वही फोर्स, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या ऊपर से बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ऊपर से मान लेते हैं 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचे से भी 50 न्यूटन लगाना होगा, तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा। और ये जो फोर्सेस लगाए यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इक्विलिब्रिएंट। यानी वही फिर बोलता है कि द इक्विलिब्रिएंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। ये जो इक्विलिब्रिएंट है 50 न्यूटन, वो जो ऊपर वाला जितना फोर्स लग रहा था उस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल है ना। नीचे से जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रिएंट बोलेंगे। अभी उसको इक्विलिब्रिएंट बोल रहे हैं, आगे जाएगा तो उसको फिर हम लोग सपोर्ट रिएक्शन बोलेंगे। सपोर्ट दे रहा है, आखिर नीचे से सपोर्ट दे रहा है ना, आगे जाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, नीचे वाला को इक्विलिब्रिएंट बोलते हैं। और इक्विलिब्रिएंट हमेशा क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ऊपर वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके बराबर ही होगा। जब तक उसके बराबर नहीं होगा ना, तब तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। लेकिन डायरेक्शन में हमेशा हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट में रहेगा हमेशा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि द इक्विलिब्रियंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इक्विलिब्रियंट है वो रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल है केवल और केवल मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा। देखिए अगर इसको रहता अपोजिट में नहीं रहता तो इस तरह का इसका साइन रहता, लेकिन नीचे का साइन नहीं है, क्या ऊपर का ही साइन है। आई होप यहां से समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियंट क्या होता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियंट तो समझ गए, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे ये चेक करना है ना कि कोई सच में रियल में कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या क्या कंडीशन हम लोगों के लिए जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या जरूरी है, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे देखिए तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये क्या था, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था ना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगा था। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देखिए दोनों तरफ से एनओ से और एनओ से दोनों तरफ का जो रिजल्टेंट फोर्स था, ध्यान से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या था, रिजल्टेंट फोर्स था। वो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। यानी इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो सब क्या हो जाएगा, 0। यानी समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज कॉल्ड, मतलब सॉरी समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने का कंडीशन 1 मिला। जैसे कोई भी बिल्डिंग खड़ा है, बिल्डिंग खड़ा कैसे है, इक्विलिब्रियम में है ना, तब ना हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में ही रख के काम करना। अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं तो इससे डोले लगेगा, इससे डोले रहेगा तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे झाला माचा होता है ना, झाला माचा हमेशा देखिएगा जोर से हवा चलेगा तो वो उड़िया जाएगा। यानी तो वो कोई बच्चा भी उस पर चढ़ेगा ना तो पूरा हिलने लगेगा नीचे से, खुट्टा डंटा होता है ना वो इक्विलिब्रियम में, मतलब जब तक ओवरलोडेड उस पर पड़ जाता है तो फिर खत्म हो जाता है। तो वो वैसे भी हिलते डोलते रहता है, तो उसको इक्विलिब्रियम में नहीं रखेंगे। जैसे कि आप लोगों के घर में चौकी पलंग ये सब रहता होगा, तो वो सब क्या है, वो सब देखिए 4 पांव पे खड़ा रहता है, पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में एकदम रहता है। जब अचानक से उस पर जाकर उचक जाइएगा ना तो वो थोड़ा सा हिलेगा इधर उधर, उस समय उसका खत्म हो जाता है कंडीशन। तो ध्यान रखिएगा पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने का पहला कंडीशन होना चाहिए कि जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए पता चल रहा है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो 0 है, क्या वर्टिकल फोर्सेस का लगेगा, मान लीजिए एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक तरफ कम फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट। तो यानी क्या है कि वर्टिकल फोर्स भी हमेशा और हमेशा, वर्टिकल फोर्स का भी समेशन हमेशा और हमेशा 0 होना चाहिए। यानी वर्टिकल फोर्स का भी रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा 0 होना चाहिए। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस करके रखने के लिए 2 चीजों की अभी तक हम लोग को पता चला कि समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर 0, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0 होना चाहिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब कि वही बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसे आप लोग भी देखिए ना, आप लोग का भी घर में होगा, आप लोगों का घर में भी बहुत सारा चीज रहता है ऐसे ही, कहीं पे बासन बर्तन रखे हैं, तो वो सब क्या, वो सब जनरली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और कहीं से भी थोड़ा सा जगह मिलता है तो वो उल्टा जाता है, इसे बस जोर से आवाज करेगा, तो वो सब फिर अलग बातें हो जाती है, फिर वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन खो देता है। तो हम लोग को यही ध्यान रखना, हम लोग अच्छा इक्विलिब्रियम पढ़ क्यों रहे, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग को हर एक स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही बना के रखना है। यानी अगर एने से ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इस फोर्स को रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर से भी लगाना होगा कुछ फोर्स। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं तो उसमें रॉड डालिए नहीं रहे, रॉड नहीं डालिएगा तो भूकंप आएगा ना तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, वो हड़बड़ा के सब टूट जाएगा। तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए क्या करेंगे, उसमें रॉड डालते हैं, सरिया डालते हैं, ताकि वो जो भूकंप का झटका है ना, उस भूकंप के झटका को वो जो रॉडवा है ना वो रेसिस्ट कर सके, सह सके, ताकि स्ट्रक्चर बैलेंस में बना रहे, इक्विलिब्रियम में बना रहे। नहीं तो पता चलेगा कि इंजीनियर वो कहाँ गया, धर। तो इस तरह से फिर हो जाएगा। इसलिए समझें कि हम लोगों को यही मेन मकसद है कि कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा है
तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रखना है, नहीं तो। और एक प्रॉपर लोड लेकर, ये नहीं कि थोड़ा सा लोड ज्यादा बढ़ा तो फिर हिलने लगा पूरा, जैसे होता है ना साइकिल में ज्यादा दो मोट आदमी बैठ जाएंगे ना तो चकवा ना हिलने लगता है एकदम, तो फिर अपना बैलेंस यानी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो बैलेंस का भी एक फिक्स कंडीशन है। तो देखिए अभी तो हम लोग यहाँ देखे बैलेंसिंग का, इक्विलिब्रियम का कंडीशन कंडीशन तो नहीं देखे, डेफिनेशन देखे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन 2 का भी हम लोग पढ़े, और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या क्या हम लोगों के पास कंडीशन हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है देखते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा? अच्छा, पहला कंडीशन हम लोगों को मिलेगा क्या कि जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी में जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है उस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉडी क्या रहेगा? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक ना? यानी हम लोगों को क्या मिलेगा? समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। देखिए समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन हम लोगों को मिला। पहला कंडीशन क्या मिला कि समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये क्या था? ये समेशन यानी ये होता है तो इसका नाम है सिग्मा। ठीक, सिग्मा इसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं कि जितना भी छोटी छोटी डाटा रहती है सब डाटा को जोड़ने के लिए, इसीलिए इसको समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन, ये सब कंडीशन में याद रखिएगा, ये सब कंडीशन हम लोग बनाएंगे आगे, ठीक ना? कंडीशन में याद रहेगा तब ना आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, याद ही नहीं रहेगा तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा? जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो ऊपर से भी जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से भी लग रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स बराबर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 2 कंडीशन मिला। थर्ड कंडीशन क्या है? अच्छा, मान लेते हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज उड़ रहा है वो भी तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही बना के ना आगे बढ़ता है। जैसे कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, टोटल वर्टिकल फोर्सेस सबका लगभग इक्वल नहीं रहता, पीछे से ज्यादा फोर्स लगाता है तब फिर आगे जाता है। लेकिन वो जिस समय लैंड करता है ना, लैंड यानी जिस समय वो स्थिर रहता है ना, उस समय भी देखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। तो वहां पे देखिए तो उसका कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स तो इक्वल लग रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स सब जगह इक्वल लग रहा है, तो उसका टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन निकालेंगे तो 0 आएगा, वर्टिकल फोर्स भी 0 आएगा। क्या कभी देखे हैं ऐसे कि मतलब कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो ऐसे डोल रहा हो? नहीं ना देखे हैं। तो यानी डोल रहा हो मतलब कि इस तरह से कहीं ना कहीं तो इसे घूमते हुए नहीं देखे होंगे। तो यानी उसके अंदर जो मोमेंट जनरेट होता है, उस मोमेंट भी, वहां पे जो भी मोमेंट जनरेट होता है वो मोमेंट भी किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है। यानी एक चीज और कि इक्विलिब्रियम कोई भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन एक और है क्या? समेशन ऑफ टोटल मोमेंट भी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है? 3 कंडीशन कि उस ऑब्जेक्ट पे टोटल जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था उसका समेशन 0 के बराबर होगा। टोटल जितना वर्टिकल फोर्स लग रहा था सब वर्टिकल फोर्स 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो समझिए को वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है ही नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो फिर वो अपना कोई कंडीशन बना रहा होगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि टोटल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी अगर एनए से जितना घूम रहा है उतना ही एनहू से घूमना चाहिए, तब वो जाके क्या होगा? मोमेंट 0 होगा। या नहीं तो क्या होना चाहिए? इन्हें उन्हें कमर नहीं लटकाना चाहिए, नहीं तो फिर उसका मोमेंट फिर क्या हो जाएगा? 0 से अलग हो जाएगा, तो फिर क्या है? तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं ना रहेगा।
इक्विलिब्रियम का कंडीशन खो देगा। तो याद रखना है समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फर्स्ट कंडीशन लिख दे रहे हैं, एग्जांपल भी बता दिए हैं। कंडीशन फोर्स इक्विलिब्रियम का है ये, इक्विलिब्रियम का कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने का 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। लिख लेते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, summation of total horizontal forces is equal to 0, then body is in equilibrium। ठीक, लिख लीजिएगा फर्स्ट कंडीशन। दूसरा समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस आर लिखिए, आर इक्वल टू 0, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे तराजू देखिए ना, तराजू तो सबसे बढ़िया है, उसमें देखिए ना तो इतने ज्यादा फोर्स लगता है ना इतने ज्यादा फोर्स लगता है, पूरा एकदम समान रहता है, यानी वर्टिकल फोर्स भी सेम लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी इक्वल लगता है, मतलब वर्टिकल फोर्स का भी समेशन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का भी समेशन 0 होता है, मोमेंट भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे इससे नहीं होता है, वो अपने फिक्स कंडीशन में रहता है। यानी ये भी क्या होगा समेशन ऑफ टोटल मोमेंट is equal to EQU equal to 0, then body is in equilibrium। आई होप समझ में आ रहा होगा कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने का 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है रेस्ट में। अगर समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल है, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल है, सॉरी समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 के बराबर, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस 0 के बराबर, समेशन ऑफ टोटल मूवमेंट अगर 0 के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम में। जैसे घर में थाली होता होगा, थाली देखिए थाली रखा रहता है इसे, थाली में खाना आ गया, खाना देखिए आराम से रखा हुआ रहता है, तो सब क्या हो सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब छोड़ी ना थाली में आपको खाना मिला, थाली पूरा हिल रहा है इससे तो कैसे खाइएगा? तो उसको पहले इक्विलिब्रियम में लाना होगा, इसके बाद ही उसको खा सकते हो, नहीं तो नहीं खा पाइएगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो बहुत सारा है, इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल भी बहुत सारा आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी बैलेंस हो जाता है वहां पे हम लोग बोल देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है। जैसे कि आप लोग मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से भी, ये तो कंडीशन हो गया। अब देखिए आगे इक्विलिब्रियम में और कहाँ हो सकता है, जैसे वो बॉल लटका दी है इससे, तो बॉल लटका दिए तो वो सिचुएशन भी इक्विलिब्रियम का ही है। कभी कभी बड़ा आप लोग कनेक्शन भिड़ाते हो, एने से तारला कुछ नीचे लटका, तो बहुत सारा वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए कुछ ना फिगर बनाते हैं, बड़ा बड़ा मशीन देखे होंगे, जेसीबी सब, बुलडोजर, सब का भी सुढ़वा रहता है ना, सुढ़वा बाहर को निकल रहता है, वो भी क्या रहता है इक्विलिब्रियम ही रहता है। जैसे देखिए इस तरह से बॉल मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके बॉल लटका दिए, देखो यहाँ से ऐसे दीवार में लटका दिए ऐसे, तो क्या ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि नीचे इसका अपना फोर्स लग रहा होगा, ई एने अपना तान के रख ले, ई एने अपना तान के रख ले, तो क्या है ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में। यानी कभी कभी पूछ देगा इसका वेट निकालो, इसका यानी टी टेंशन है, इसका T2 है, तो कभी कभी T1 T2 निकालने के लिए दे देगा। तो अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद एक हम लोग का थ्योरम पढ़ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिज थ्योरम बोलते हैं। लैमिज एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं का स्टेटमेंट था, उन्हीं का सारा चीज दिया हुआ है। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही केवल और केवल लागू होगा। और कब लागू होगा? जब तीनों फोर्स यानी 3 फोर्स
मतलब डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए वो बहुत सारा फोर्सेस के लिए यूज है, लेकिन केवल और केवल 3 फोर्सेस पे ही एक बार में केवल और केवल 3 फोर्सेस पे ही अप्लाई हो सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रही है तो उसी पे अप्लाई होगा, या नहीं तो और एक कंडीशन और कि 3 फोर्स लग रहा है तभी अप्लाई होगा, उसके बीच में कुछ एंगल बनना चाहिए। एक कंडीशन और कि वो कोलिनियर जहां पे मिलेगा, कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में लगने वाले फोर्स पे वो लागू नहीं होता है लैमिज थ्योरम, ठीक ना। तो लैमिज थ्योरम क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि लैमिज थ्योरम से कैसे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लैमिज थ्योरम कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में लगाते हैं। लैमिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, तो देखिए लैमिज थ्योरम का स्टेटमेंट था कि लैमिज थ्योरम, लैमिज एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं का स्टेटमेंट है। उनका दिया हुआ स्टेटमेंट कि इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर तीन गो फोर्स है वो कोई एक पॉइंट पे आके एक्ट कर रहा है और वो उस पॉइंट पे सब जगह बराबर बराबर है, यानी उस पे इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम फोर्स कैसे हो सकता है, ये फोर्स दोनों को मिला के ये तीसरा फोर्स इक्वल हो सकता है, या नहीं तो ये दोनों फोर्स मिला के ये फोर्स हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो वही बोलता है कि इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, 3 गो फोर्सेस है एक पॉइंट पे आके एक्ट कर रहा है और वो जिस बॉडी पर आके एक्ट कर रहा है वो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ईच फोर्सेस, यानी ध्यान रखिएगा किस पे अप्लाई होगा, ये लैमिज थ्योरम का स्टेटमेंट है। लैमिज थ्योरम उसी पे अप्लाई होगा जहां पे 3 फोर्सेस लग रहा हो और 3 फोर्सेस कोई एक पॉइंट पे आके क्या कर रहा, मीट कर रहा हो, मिल रहा हो, और उस सिचुएशन में भी ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में हो, अभी मतलब बॉडी हिल नहीं रहा है। तो each forces will be proportional to the sign, इस पे ध्यान रखिएगा, each forces will be proportional to the sign of the angle between 2 other forces। तो अगर 3 गो फोर्सेस कोई भी एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है और उस सिचुएशन में भी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब क्या बोलता है कि कोई भी एगो फोर्स है वो उसके सामने वाला जो एंगल बन रहा है, सॉरी एगो जो फोर्स है और जो बचा हुआ 2 फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल के साइन के प्रोपोर्शन के बराबर है। समझे, नहीं समझे होंगे। लिखते हैं सपोज मतलब मानते हैं P, Q and R forces are act in a point O and जिस बॉडी पे लग रहा है, यानी यहाँ पे तो लग रहा है एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग लैमिज थ्योरम चलेंगे ना तो हम लोगों को क्या मिलता है उसको देखिए, आई होप दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम हम लोग चलेंगे ना तो हम लोगों को बोलना चाह रहा है कि इसमें से जैसे 3 गो फोर्स है, P, Q, R 3 गो फोर्स है, तो ये जो P है फोर्स, मान लेते हैं P फोर्स है अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम, ये जो P फोर्स है और जो 2 गो फोर्स बचा, कौन कौन फोर्स बचा, Q और R फोर्स बचा, और Q R के फोर्स में जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल के क्या होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एंगल बन रहा है अल्फा, तो साइन अल्फा के क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन P फोर्स के साथ हुआ, ऐसे ही Q फोर्स के साथ भी होगा, यानी Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q के अलावा जो 2 और फोर्सेस है, एक और 2 फोर्सेस है, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा, तो अभी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Q हो गया। अब एक और फोर्स बचा, एक और फोर्स क्या बचा, यही स्टेटमेंट था लैमिज का कि जो एक फोर्स उठाइए, एक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो 2 फोर्स बचा है ना, उस दोनों फोर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, उस
के उस एंगल के साइन से रिलेट कर दीजिए, यानी साइन एंगल मतलब साइन थीटा की जगह पे साइन अल्फा के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इस दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा ना उस एंगल को साइन के साथ रिलेट कीजिए और उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही स्टेटमेंट है। तो P हो गया, Q हो गया, अब R फोर्स बचा। R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? R के जस्ट देखिए R के बाद कौन दो और फोर्स बचा? P और Q फोर्स बचा और इस दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? Y, यानी यहां से क्या मिल जाएगा? साइन Y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मिला सब? आई होप समझ में आ गया हो। अब देखिए जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग मिलता है क्या? एक कांस्टेंट मिलता है। तो K साइन अल्फा, यहां से कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? P बटा साइन अल्फा बराबर K मिला। ठीक, सेम चीज यहां पे भी वैसे ही करेंगे। Q बराबर K साइन बीटा, यहां से K निकालेंगे तो हम लोग को फाइनली मिलेगा Q बटा साइन बीटा बराबर K। ठीक, कांस्टेंट है, यहां से निकालते हैं तो R बराबर क्या निकलेगा? K साइन गामा। तो इस साइन को इन्हें लाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? R डिवाइडेड बाय साइन Y बराबर हम लोग को K मिलेगा। देखिए तो तीनों जो निकला, तीनों जो फोर्स निकला P बटा साइन अल्फा, Q बटा साइन बीटा और R बटा साइन गामा, वो किसके इक्वल है? के के इक्वल है। तीनों के इक्वल है। तो देखिए ये वाला क्या था? मान लेते इधर RHS के इक्वल है, तो क्या LHS के बराबर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है? फाइनली हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर इक्वेशन ये फर्स्ट बना दे, इक्वेशन सेकेंड बना दे, ये इक्वेशन थर्ड बना दे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से फाइनली हम लोगों को देखने को मिलेगा P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। यही था क्या? लैमिज थ्योरम का स्टेटमेंट। यानी कहीं पे भी तीन गो फोर्स लगे, यानी मान लेते हैं यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F3 फोर्स लग रहा है, तो ध्यान रखना है कि F1 फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यानी F1 बटा इसके सामने वाला जो एंगल होगा उसके साथ साइन लगा देना, यानी F1 बटा साइन अल्फा बराबर F2 बटा साइन बीटा बराबर F3 बटा साइन गामा इक्वल हो गया। फोर्स निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। देखिए ये तो ठीक है, हम लोग को यहां तक तो पता चला गया, लेकिन यहां से एक चीज हम लोग को ये समझना होगा कि ये जो लैमिज थ्योरम है क्या हर एक जगह अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि देखिए लैमिज थ्योरम या अल्फा पे भी डिपेंड कर रहा है, अल्फा बीटा गामा यानी एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में सब लग जाए, तो उस सिचुएशन में एंगल नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं बन पाएगा फिर। तो ये जो लैमिज थ्योरम है वो अगर तीन वो फोर्स एक कोलिनियरली लगे, कोलिनियरली मतलब कि एक ही लाइन पे लगे, तो उस सिचुएशन में लैमिज थ्योरम काम नहीं करता है। तीन गो से ज्यादा अगर फोर्स लग रहा है तो उसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ के हम लोग कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट में तोड़ के हम लोग उसको बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि लैमिज थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होगा? जहां पे तीन गो फोर्स लग रहा है और कहीं एक पॉइंट पे आके एक्ट कर रहा है और तीनों फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। कोलिनियर पे काम मतलब कोलिनियर पे अप्लाई नहीं होगा लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम का यही स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के अनुसार ये हम लोग थोड़ा सा प्रूफ कर दिए। ये इसको और अलग मेथड से भी कहीं कहीं प्रूफ देखने को मिलेगा, कहीं रेक्टेंगल बना के एंगल उंगल मान के देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे कि ना एक कुछ आइडिया लगे कि लैमिज थ्योरम को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा ये इस सिचुएशन में भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा हमेशा, तो बॉडी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है क्योंकि हर एक जगह इक्विलिब्रियम मेंशन किया हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं और बस फिर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग आराम से बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, मजे वहां से बहुत सारा चीज आप लोग
कर सकते हैं। तो कुछ कुछ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जिसमें लैमिज थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो लैमिज थ्योरम वाला 2-3 को ऐसे ही मतलब फिगर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का, इधर दीवार था, वो इस तरह का दीवार, आप यहाँ पे वो बॉल लटकाया हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही घर में बॉल लटकाते होंगे, एक वो ओन्नी खुट्टी गाड़ते होंगे, वो ओन्नी खुट्टी गाड़ते होंगे और बीच में बॉल लटका देते होंगे। तो बॉल जब लटकाते हैं तो देखिएगा बॉल ना इक्विलिब्रियम में रहता है, ये नहीं कि हमेशा वो डोलते रहता है, डोलेगा नहीं, वो क्या रहता है इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है ये भी बॉल। जो बॉल नीचे 15 न्यूटन से क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये भी रस्सी यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए रस्सी को यहाँ दीवार से जोड़ दे, तो रस्सी को दीवार से जोड़ दे तो ये भी ऊपर की ओर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा। देखिए ये तो हम लोगों को एक 3D विजुअलाइजेशन दिया हुआ कि इस तरह का। इसको ना सबसे पहले अभी हम लोग फ्री हैंड स्केच एक डायग्राम बनाएंगे, फ्री, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको उसी को हम लोग फोर्स के टर्म में चेंज करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम को फोर्स डायग्राम के टर्म में चेंज करेंगे। तो यहां से हम लोग समझते हैं, ये तो फोर्स तो ठीक है, ये फोर्स तो हम लोग को नीचे लगेगा, ठीक है, एगो फोर्स नीचे लग रहा है। और फोर्स कहाँ कहाँ लग सकता है, एगो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एगो फोर्स नीचे लगा देते हैं, कितना है 15 न्यूटन के साथ लग रहा है, और इस पॉइंट पे ज्वाइंट है। यहाँ से एगो फोर्स करने लगेगा, एगो फोर्स ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये तान के रख रहे, एगो तान के, यानी ये इसका डायरेक्शन करने होगा, इसका डायरेक्शन एन होगा, और एनहू यहाँ दीवार के साथ लगा, यानी इसका भी डायरेक्शन एन ही होगा। ठीक है, यहाँ तो ऐसे तो हम लोगों को फोर्स मिल गया। अब देखते हैं 15 न्यूटन ये है, और मान लेते हैं ये इधर T1 से T1 तान के रख ले, यानी T2 तान के रख ले, तो ये हो जाएगा हम लोग का T1, ये हो जाएगा T2। अब एंगल देखते हैं, एंगल कैसे निकलेगा। यहां देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे इस तरह से, तो देखिए इस तरह से खींचेंगे ना, तो एंगल हम लोगों को कहाँ पे कैसे कैसे निकलेगा। हम लोग को ये वाला एंगल भी जरूरी है, ये वाला एंगल भी जरूरी है। अगर ऐसे हम लोग लाइन मान लेते हैं, यहाँ से खींच देंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसके पैरेलल यहाँ खींच दिए, तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, अगर दो पैरेलल लाइन हो गया तो एक एंगल यहाँ वाला यहाँ बनेगा, यानी ये वाला यहाँ 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली है कि ये वाला भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। अब देखिए ये पूरा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 90, 90 प्लस 60, 9 6 15, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। चलिए ये वो तो एंगल पता चल गया। ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी देखिए ये भी अगर इधर लाके मिला तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, और ये 90 है तो ये 45 ऑब्वियसली कि ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 45 होगा, ठीक। ये वाला 45 हो गया। अब हमको इस दोनों लाइन के बीच वाला एंगल खोजना है, तो कैसे वो खोजेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ ऐसे है, ये ऐसे है, इसका बगल वाला इधर वाला कितना 45 डिग्री है, और इधर वाला कितना 60 डिग्री है ना, 45 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री। तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा, देखिए तो 6 4 10 यानी 105, तो ये 75 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये वाला हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 75 डिग्री, एंगलवा निकालना जरूरी है 75 डिग्री। अब बचा ये वाला कैसे निकालेंगे, अब उतना झमेला नहीं करना, झोल झाल मत कीजिए। वैसे देखिए ना ये 90 और ये 45, 9 4 13, 135 ये निकलेगा। नहीं तो अगर नहीं पता चल रहा होगा ना, तो क्या कीजिए कि एक गोलका में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है, दो को पता चल गया तो 360 में घटा दीजिए, ऐसा आ जाएगा 150 75। देखिए तो घटाइए, 5 5 7 5 12 के 2, 1 1 2, 10 में से 5 या 5 यहाँ बचा, 5 में से 2 गया 3, 1 135 डिग्री आ गया ना।
अब हम लोगों को क्या करना है, यही T1 और T2 निकालना है। तो यूजिंग लैमिज थ्योरम क्या करेंगे, लैमिज थ्योरम को यूज करके निकाल देंगे। तो ये देखिए लैमिज थ्योरम क्या होता है, T1 ये फोर्स है तो इसके सामने वाला एंगल क्या है 135, यानी T1 डिवाइडेड बाई साइन 135 बराबर क्या होगा, ये T2 है यानी 150 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को T2 डिवाइडेड बाई साइन 150 साइन 150 बराबर यहाँ 15 न्यूटन फोर्स दे दिया है, तो 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन 75 डिग्री। ठीक, अब देखिए एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कीजिए, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कीजिए। इक्वेट करने के बाद देखिए तो आप लोग T1 और T2 आराम से निकल जाएगा। लेकिन T1 और T2 निकालने से पहले आपके हाथ में कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटर नहीं है तो T1 T2 निकालते रह जाएगा, फिर T1 T2 अपने समझते रह जाएगा कि भाई साहब अब आप निकालते रह जाइएगा। तो पहले इसको लेते हैं, तो T1 बटा साइन 135 बराबर 15 बटा साइन 75। करना क्या है, यहां से कुछ नहीं करना, T1 निकाल के 15 बटा साइन 75 में मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए साइन 135 डिग्री से, बस और कुछ नहीं करना। 15 डिवाइडेड बाई साइन 75 गुने साइन 135 बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब 10.98, यानी T1 बराबर कितना फोर्स लगा के खींचेगा 10.98 न्यूटन से उधर की ओर खींचेगा। ठीक, T1 तो निकल गया, बचा था T2, तो T2 को इसके साथ इक्वेट कीजिए। T2 बट मजा आएगा बनाने में, लेकिन समझ जाइएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर धर के और आंख धर के और रोते रह जाइएगा तब फिर। तो यहां से T2 निकलेगा तो क्या होगा, ये साइन 150 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई साइन 75 गुने साइन 150। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। आप लोगों को हम कैलकुलेटर चलाने के लिए सिखाए नहीं, अब तक सिखा देना था, चाहिए था। 15 डिवाइडेड बाई साइन 75 गुने साइन 150 साइन 150। यहां से हम लोगों को मिलेगा कितना 7.76, यानी 7.76 न्यूटन। अब देखिए ये इन्हें कितना, यानी ये 7 ये T1 कितना निकला 10.98 और इन्हें 7.76 न्यूटन। देखिए तो, और नीचे 15 न्यूटन लगा के खींच रहा है, तो क्या ये ऊपरे वाला दोनों फोर्स 15 न्यूटन के बराबर है? एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए उसी के आसपास आएगा, क्योंकि पॉइंट ये सब आ रहा है ना, 7.76 प्लस में 10.98। तो चलिए यहां से तो पता चल गया कि ये इन्हें कितना से खींचेगा 10.98 फोर्स लगा के न्यूटन, और ये इधर 7.76 न्यूटन लगा के खींच रहा है, ताकि ये वाला को हम लोग अच्छे से बैलेंस कर सकें। और वैसे भी देखिए ना, ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इधर दीवार के साथ लगा हुआ है, एकदम इधर भी दीवार के साथ लगा हुआ है, तो इसको बैलेंस करके रखना था। तो इधर से खींचेगा और ये इधर से खींचेगा, ये इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन, और नीचे अपना 15 न्यूटन का फोर्स लगा, और ये दो 15 न्यूटन, ये इस दोनों को क्या कर रहा है बैलेंस करके रख रहा है। यही हम लोग का लामिज थ्योरम। समझे? देखिए एक चीज और बताते हैं, अगर हम लोग यहां से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या दोनों इक्वल हो रहा है, हो जाएगा। इक्वल होगा ना तभी बैलेंस होगा। कैसे से देखिए, नीचे तो ये डायरेक्ट 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसको फिर ऐसे बीचे बीचे तोड़ेंगे सर के, और ये जो इसको इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए हो जाएगा।
रिजोल्व करेंगे तो फिर एंगल इसका कुछ एने बन रहा होगा। तो इसको दो पार्ट में बांटेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और देखिएगा कि वर्टिकल वर्टिकल दोनों ऊपर नीचे इक्वल हो जाएगा, ऊपर नीचे इक्वल हो जाएगा। और फिर राइट और अगर लेफ्ट भी कीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे दिया ये था ना 60 डिग्री, तो ये देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए T1 बराबर कितना है 10.98, T1 बराबर 10.98। ठीक, चेक कर लेते हैं। यानी T2 बराबर यहाँ 45 डिग्री था, तो T2 बराबर 7.76 न्यूटन। अब ना इसको हम मिटाते हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ना हम लोग पहले चेक करते हैं क्या ऊपरी वाला और नीचे वाला बराबर हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा, गलत साबित कर देंगे, लेकिन गलत नहीं साबित कर पाएंगे। तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा। नीचे 15 न्यूटन लग रहा है और 10.98 को तोड़ते हैं तो इसके साथ इधर जाएगा तो कितना होगा 10.98, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री लगेगा। और ऊपर कितना जाएगा 10.98 sin 60 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये 7.76 भी ऊपरे जाएगा तो ऊपरे कितना निकलेगा 10.98 sin 60 प्लस में जाएगा 7.76 गुने साइन ऊपरे जाएगा। साइन यहाँ पे इधर कितना है 45 डिग्री। और ये किसके बराबर होना चाहिए और नीचे कितना लग रहा है 15 न्यूटन के बराबर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 10 पॉइंट में है तो आसपास तो आ जाना चाहिए। साइन 60 प्लस 7.76 गुने साइन 45 आ गया। 15 न्यूटन बराबर 14.996 यानी 15 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन आ गया ना ऊपर नीचे। मतलब कि ये बैलेंस है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं यार, मस्त बिंदास। अब देखिए क्या देखते हैं, राइट और लेफ्ट में भी सेम है। तो राइट वाला ये है यानी दोनों इक्वल होना चाहिए, हो जाना चाहिए। 10.98 cos 60 बराबर एने वाला क्या है 7.76 गुने एने वाला cos 45 है, cos 45। तो ये तो वर्टिकल फोर्स हुआ और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों के लिए सेम फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड का। तो और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो बैलेंस हो ही जाएगा। 10.98 cos 60 5.49 इधर भी उतना ही आना चाहिए। 7.76 गुने cos 45 5.48 आ गया। 5.487 आ गया। दोनों पे देखिए आ गया ना। यही तो करना है इसमें, यही चेक कर करके देखना है हम लोग और यही निकालना है कि कौन कितना स्ट्रिंग के साथ कने तान रहा है, कने किसका टेंशन लगा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि अब इक्विलिब्रियम को यही पे इसको खत्म कर दें, क्योंकि अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही केवल बचा है, कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। तो न्यूमेरिकल बचा हुआ है ना, तो न्यूमेरिकल आप लोग अपना अपना बुक से सॉल्यूशन कीजिए। और अगर नहीं होगा सॉल्यूशन तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों को क्या करेंगे, एक स्पेशल लैमिज थ्योरम पे आधारित फुल्ली आप लोगों को हम एक और इसका केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस दे देंगे। तो मेरे बेसिस से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना था और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना था, तो मेरे बेसिस पे, मेरे आधार से देखा जाए तो इक्विलिब्रियम आप लोग को फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद बचा है सपोर्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आएगा सपोर्ट रिएक्शन का। आप लोग का भी सपोर्ट करना है, आप लोग का भी रिएक्शन देना है, तभी हम खड़ा रह पाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी चीज को खड़ा रखने के लिए सपोर्ट चाहिए और मेरे को खड़ा रखने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोस्तों लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी भला कर दीजिए। वैसे भी पता नहीं लोग कहाँ कहाँ सब हैं, कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतना तो बनता है आप लोग का भी। तो ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।